हेलो, गुड इवनिंग, नमस्कार, जोहार। माँ भारती सक्सेस पॉइंट परिवार में आप सबों का स्वागत है। अभी हम लोग जो देख रहे हैं ये 6 फरवरी 2026 को शिफ्ट 1 में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, शिफ्ट 1 का क्वेश्चन है ये। ठीक है, ग्रुप डी में जो आया हुआ क्वेश्चन है 6 फरवरी शिफ्ट 1 में। तो पहला क्वेश्चन था कि न्यूटन के गति के तीसरे नियम के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। देखिए, न्यूटन का जो तीसरा नियम है उसके बारे में कौन सा कथन गलत है। ऑप्शन ए है कि क्रिया और प्रतिक्रिया बल एक ही वस्तु पर कार्य करते हैं। ऑप्शन बी है कि बल एक साथ दो अलग अलग वस्तुओं पर कार्य करते हैं। ऑप्शन सी है कि जब एक वस्तु दूसरी वस्तु पर बल लगती है तो दूसरी वस्तु वापस एक समान और विपरीत बल लगाती है। ऑप्शन डी है कि बल परिमाण के बराबर लेकिन दिशा में विपरीत होते हैं। तो देखिए, न्यूटन के तीसरा नियम कहता है कि क्रिया के लिए हमेशा एक समान और विपरीत प्रतिक्रिया होती है। इसका मतलब होता है कि जब भी क्रिया हो रहा है या बल हमेशा काची रूप में, युग्मों के रूप में होते हैं। और इसकी मूलभूत आवश्यकता यह है कि क्रिया और प्रतिक्रिया बल दो अलग अलग वस्तुओं पर कार्य करते हैं, और यदि वे एक ही वस्तु पर कार्य करते हैं तो शुद्ध बल क्या होगा? जीरो होगा। ठीक है, तो जब इतना जानने के बाद यहाँ पे आपको आसानी से पता चल गया होगा कि ऑप्शन ए है कि क्रिया और प्रतिक्रिया बल एक ही वस्तु पर कार्य करते हैं। नहीं, क्रिया और प्रतिक्रिया बल दो अलग अलग वस्तुओं पर कार्य करते हैं, यही कथन गलत है और इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन ए ही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक तार की प्रतिरोधकता जो है रो से डिनोट किया गया है। ठीक है, यहाँ पे तो पी ही लिख दिया है, पी भी लिखते हैं या रो भी लिखते हैं। ठीक है, तो आपको बताना है कि एक तार का प्रतिरोधकता पी है जिसकी लंबाई जो है एल है, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल जो है वो ए है। यदि तार का प्रतिरोध आर है तो आर के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सही संबंध है। आप लोग ये बताइए कि प्रतिरोध इज इक्वल टू ये सभी कंडीशन में कौन सा सूत्र होता है। तो प्रतिरोध इज इक्वल टू होता है प्रतिरोधकता इंटू लंबाई बटा अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। अर्थात इस प्रश्न का सही आंसर जो होगा ऑप्शन सी हो जाएगा इस प्रश्न का सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लोहे को जंग से बचाने के लिए आमतौर पर किस विधि का उपयोग किया जाता है। ये क्वेश्चन बहुत आसान क्वेश्चन है, फटाफट आप लोग आंसर दीजिए। बहुत बार पढ़े होंगे आप लोग, और ये क्वेश्चन लगभग रेलवे में 1000 बार पूछा गया क्वेश्चन है। कोई ऐसा ईयर नहीं है जिसमें ये वाला क्वेश्चन नहीं पूछा है, कोई ऐसा एग्जाम नहीं है जिसमें ये वाला क्वेश्चन नहीं पूछा है। यदि 4 शिफ्ट 5 शिफ्ट में कहीं एग्जामिनेशन हो रहा है, कम से कम 2-3 शिफ्ट में भी एग्जामिनेशन हो रहा है, ये क्वेश्चन आता है साइंस में। ठीक है, तो ये क्वेश्चन का आंसर दीजिए कि लोहे को जंग लगने से बचाने के लिए आमतौर पर किस विधि का उपयोग किया जाता है। चुंबक तत्व का, पिघलना का, कि गैल्वेनीकरण का। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, गैल्वेनीकरण का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 2 मीटर लंबे एक धातु के तार का प्रतिरोध जो है 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर। देखिए यहाँ पे 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर, यह आपको लिख के क्या किया, थोड़ा सा घुमाने की चेष्टा कर रहा है। आप मतलब यहाँ पे देखिए सामान्य ताप पे है। ठीक है, प्रतिरोध जो है सामान्य ताप पे बोल रहा है कि 2 मीटर लंबे एक धातु की तार सामान्य ताप पे 10 ओम है। ठीक है, प्रतिरोध R इज इक्वल टू 10 ओम दिया हुआ है। यदि तार का व्यास जो है 0.4 mm है तो उस तापमान पर धातु की प्रतिरोधकता क्या होगी। अब प्रतिरोधकता ज्ञात करने के लिए यहाँ पे दिया गया है कि पाई का वैल्यू जो होगा, वो पाई का वैल्यू आप कितना यूज कीजिए, 3.14 यूज कीजिए। ठीक है, तो प्रतिरोधकता निकालने के लिए आप क्या करेंगे। सबसे पहले ये बताइए कि प्रतिरोधकता निकालने के लिए आप क्या करेंगे। तो प्रतिरोधकता निकालने के लिए आप जानते हैं प्रतिरोधकता इज इक्वल टू फार्मूला होता है R इंटू ए, अर्थात प्रतिरोध इंटू क्षेत्रफल। ठीक है, बटा क्या होता है L। ठीक है, लेंथ। तो देखिए अब यहाँ पे क्या कीजिएगा, आप इस पे क्या कीजिए कि मतलब रो निकालना है अर्थात प्रतिरोधकता निकालना है। तो रो इज इक्वल टू हो जाएगा 10 ओम, क्योंकि R इज इक्वल टू 10 ओम दिया हुआ है। ठीक है, देखिए यहाँ पे यूज कीजिए कि रो इज इक्वल टू रो बराबर R इंटू ए बटा यल। ठीक है,
इसको यूज कीजिए और यहाँ पे क्या कीजिए कि इसके जगह पे 10 ओम का यूज कीजिए। ठीक है, एरिया जो आपका दिया हुआ है 0.4 mm व्यास। ठीक है, 0.4 mm व्यास जो दिया हुआ है, आप यदि इसको निकालना चाहिएगा तो ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा यहाँ पे, ये हो जाएगा मतलब 4/1000 हो जाएगा। 1000 mm मतलब कि 1000 मीटर में चेंज कर देंगे इसको, मतलब ठीक है, इसको क्या में चेंज कर दिए, मीटर में चेंज करने के लिए हो गया। तो यदि यहाँ पे करते हैं और एक पॉइंट के नीचे एक और जीरो बैठेगा, इसलिए 4 × 10⁻⁻4 कर सकते हैं इसको। ठीक है, और जब इसका लंबाई ये हो गया, ठीक है, तब अब क्या करते हैं कि अब इसका मान पुट करते हैं तो क्या हो जाएगा, 10 ओम हो जाएगा और मतलब 12.5 हो जाएगा एरिया। 12.56 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड स्क्वायर करेंगे बटा 2m करेंगे तो कितना आ जाएगा, मतलब 2m करेंगे, मतलब लेंथ दिया हुआ इसका 2 मीटर, तो बटा 2 करेंगे तो इज इक्वल टू आ जाएगा, इसका टोटल आ जाएगा प्रतिरोधक इज इक्वल टू 6.28 × 10⁻⁻7। ठीक है, 6.28 को हम लोग लिख सकते हैं 6.3 × 10⁻⁻7 ओम मीटर। ठीक है, तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा, इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा 6.3 × 10⁻⁻7 ओम मीटर, ऑप्शन बी होगा सही आंसर, ऑप्शन बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैलकुलेशन थोड़ा सा अपने से भी देखना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता पेशीय ऊतक को जानवरों में गति उत्पन्न करने के लिए सक्षम बनाती है। ठीक है, क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता पेशीय ऊतक को जानवरों में गति उत्पन्न करने के लिए सक्षम बनाती है। तो जानवरों में गति उत्पन्न करने के लिए सक्षम बनाती है, ये सबसे इम्पॉर्टेंट है समझना, कि वसा की बूंदों का भंडारण करने में, ऑप्शन बी के संकुचन प्रोटीन की उपस्थिति, ऑप्शन सी तंत्रिका आवेगों को संचारित करने की क्षमता में, ऑप्शन डी है कि पाचन एंजाइमों का स्त्राव में। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन बी, संकुचनशील प्रोटीन की उपस्थिति। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक समान चाल से गतिमान वस्तु के लिए दूरी समय ग्राफ कैसा होगा। एक समान चाल के लिए दूरी समय ग्राफ, इधर रखिए दूरी और इधर रहेगा समय। ठीक है, एक्स एक्सिस में समय रहेगा, वाई एक्सिस में दूरी रहेगा। तो बता रहा है कि ऑप्शन ए क्या होगा कि ग्राफ लाइन तरंग मतलब साइन तरंग जैसा दिखता है, तो तरंग जैसा तो ग्राफ नहीं दिखेगा, मतलब इस प्रकार से तो दिखेगा नहीं, ग्राफ नहीं बनाया जा सकता, ग्राफ तो बनाया जा सकता है। और यहाँ पे बोला है कि एक समान चाल है, चाल इज इक्वल टू होता है दूरी बटा समय। ठीक है, ग्राफ एक जिग जैग जैसा दिखाई देगा, जिग जैग जैसा तो दिखाई नहीं देगा क्योंकि एक समान है यहाँ। ऑप्शन डी कहता है कि ग्राफ एक सीधी रेखा है, तो ग्राफ एक सीधी रेखा रहेगी। ठीक है, तो इस प्रकार से बनेगा, इस प्रकार इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन डी हो जाएगा इस प्रश्न का सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अवतल लेंस के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य हैं। देखिए, जब भी इस प्रकार का क्वेश्चन आएगा लेंस या दर्पण से चैप्टर से जब भी आएगा, ठीक है, तो यहाँ पे हमेशा ध्यान रखिएगा कि इसका जो है, जो भी क्वेश्चन पूछेगा यहाँ पे हमेशा ध्यान रखिएगा कि लेंस के बारे में पूछा है या दर्पण के बारे में पूछा है, क्योंकि इसका क्या है ना कि दर्पण और लेंस में ये दोनों विपरीत हो जाते हैं, सेम जो है वो विपरीत हो जाते हैं। तो लेंस के बारे में यहाँ पे पूछा है, बोला गया कि अवतल लेंस को अपसारी लेंस भी कहते हैं, अपसारी लेंस कहा जाता है। अपसारी लेंस मतलब क्या होता है, जो डाइवर्जिंग लेंस। ठीक है, तो ये सही है, ऑप्शन बी है कि अवतल लेंस हमेशा उसके सामने कहीं भी रखी वस्तु का वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब बनाता है। अवतल लेंस नहीं, अवतल दर्पण जो होता है वो वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब हमेशा बनाता है, तो ये तो नहीं होगा। ऑप्शन सी है कि अवतल लेंस हमेशा उसके सामने कहीं भी रखी वस्तु आभासी और सीधा प्रतिबिंब बनाएगा। सही बात है कि आभासी और कहाँ पे बनाएगा, इधर ही बनाएगा, तो आभासी बनाता और मतलब इधर बनेगा तो आभासी और क्या बनेगा, सीधा बनेगा। ठीक है, तो इस प्रकार इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा ऑप्शन ए और थर्ड हो जाएगा। ठीक है, जिसमें ऑप्शन ए और तीसरा होगा वही सही आंसर है। तो इस प्रकार इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा कि पहला और तीसरा सही है। नेक्स्ट
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक छात्र तालाब से एकत्र की गई मिट्टी और पानी के विषमांगी मिश्रण को अलग करना चाहता है। मिट्टी और पानी के विषमांगी मिश्रण को अलग करना चाहता है। मिश्रणों के बारे में आपकी समझ के आधार पर कौन सी विधि सबसे प्रभावी होगी और क्यों? ठीक है, मिट्टी और पानी के विषमांगी मिश्रण को अलग करना चाहता है। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा, फटाफट बताइए। क्रोमेटोग्राफी। ठीक है, सबसे पहले बोला गया कि क्रोमेटोग्राफी। क्रोमेटोग्राफी क्योंकि यह एक माध्यम में गति के आधार पर अलग करता है। ऑप्शन बी है आसवन, क्योंकि यह क्वथनांक के आधार पर अलग करता है। ऑप्शन सी वाष्पीकरण, क्योंकि यह विलायक को हटाता है। ऑप्शन डी है निस्पंदन, क्योंकि मिट्टी में ठोस कण पानी में घुले नहीं होते हैं। क्योंकि मिट्टी में ठोस कण पानी में घुले नहीं होते हैं। ठीक है, क्योंकि मिट्टी में ठोस कण पानी में घुले नहीं होते हैं और यहाँ पे मिट्टी और पानी के विषमांगी मिश्रण को अलग करना है, तो सबसे अच्छा तरीका क्या हो सकता है, निस्पंदन। ठीक है, निस्पंदन जिसको फिल्ट्रेक्शन बोलते हैं। ठीक है, इसमें होता क्या है कि किसी भी तरल या गैस से आग घुलनशील ठोस कणों को एक सरंध्र माध्यम मतलब फिल्टर पेपर से मिश्रण को पारित करके हटाने के लिए किया जाता है, जिसको निस्पंदन बोलते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा, निस्पंदन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक गेंद को x मीटर पर सेकेंड के वेग से ऊपर फेंका जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि एक गेंद है जिसको x मीटर पर सेकेंड वेग को हम लोग मीटर पर सेकेंड, इसका तो यूनिट भी होता है, सही है कि x मीटर पर सेकेंड वेग से ऊपर फेंका जा रहा है। गेंद जो है 50 मीटर की अधिकतम ऊंचाई प्राप्त करती है। गेंद जो है 50 मीटर की अधिकतम ऊंचाई प्राप्त करती है, यहाँ पे 50 मीटर तक की ऊंचाई प्राप्त करती है। तो x का मान ज्ञात करना है, x दैट इज क्या है, वेग निकालना है। ठीक है, जहाँ की g दे दिया हुआ है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, अब इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन कैसे करेंगे, क्या सोचेंगे, ये फटाफट सोचिए और कैसे करेंगे ये देखिए। इसको कैसे कीजिएगा, फटाफट आंसर कीजिए। तो सबसे पहले हम लोग को निकालना है क्या, तो भी निकालना है, वेलोसिटी निकालना है, वेग निकालना है। ठीक है, दैट इज उसको यक्स में दिया हुआ है, यक्स के टर्म में दिया हुआ। अब कैसे निकालिएगा इसको, फटाफट आंसर कीजिए, कैसे कमेंट कीजिएगा। तो वेग निकालने के लिए हम लोग जानते हैं कि रेखीय गति का जो तीसरा समीकरण से इसको निकाला जा सकता है, कि हम लोग जानते हैं इसका तीसरा समीकरण जो होता है वो v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as होता है, प्लस 2as होता है। ठीक है, प्लस 2as होता है और यह जो है स्थिति और वेग के बीच संबंध को बतलाता है। ठीक है, यह इक्वेशन जो स्थिति और वेग के बीच संबंध को बतलाता है। तो इस प्रश्न में करेंगे क्या, कैसे निकालें, तो देखिए u जो है जब भी ये फेंका जा रहा था तो u मतलब शुरू में तो क्या होगा, 0 होगा। ठीक है, एक्सेलरेशन ही दिया हुआ है, मतलब g का वैल्यू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। s जो दिया हुआ है 50 मीटर, मतलब ऊपर गया है। तो s जो 50 ऊपर गया है और g जो 10 मीटर पर सेकेंड लिया गया है, तो यहाँ g 10 मीटर पर सेकेंड होगा कि -10 होगा, क्या होगा ये पहले बताइए। कि यहाँ पे क्या करें, तो त्वरण जो है यहाँ पे उल्टा लग रहा है। यदि जब सीधा लगता, गुरुत्वाकर्षण सीधा लगता, मतलब ऊपर से नीचे क्यों रहा था, तो प्लस 10 मीटर पर सेकेंड लेके चलते हैं। लेकिन यहाँ पे ऊपर जा रहा है तो क्या हो जाएगा, ग्रेविटेशन क्या हो जाएगा, ग्रेविटेशन आखिर एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, तो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन हो जाएगा। गुरुत्वीय त्वरण जो होगा वो माइनस में हो जाएगा। तो u इज इक्वल टू यहाँ पे 0 आ जाएगा और प्लस 2 इंटू, अब यहाँ जब 0 है तो यहाँ पे देखिए डायरेक्टली यहाँ से पुट कर देते हैं, 1 मिनट, कि 2 इंटू एक्सेलरेशन की जगह पे क्या हो जाएगा जी, a के जगह पे हो जाएगा माइनस 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, और यस के जगह पे 50 होगा, 50 इंटू 10 करेंगे 500, 500 इंटू 2 1000। ठीक है, 500 इंटू 2 1000। अब भी स्क्वायर है तो रूट अंडर हो जाएगा यहाँ पे, और 1000 जब 1000 रहेगा तो इसका 1000 का देखिए 100 इंटू 10 लिख सकते हैं। 100 इंटू 10 लिखेंगे, या तो 10 इंटू 10 इंटू 10 भी लिख सकते हैं। तो देखिएगा 10 इंटू 10 2 बार मिल रहा है, जिसके कारण क्या होगा, स्क्वायर निकल जाएगा, 10 आ जाएगा, 10 रूट 10 होगा इसका। इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा, v इज इक्वल टू हो जाएगा 10 रूट 10 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, और कभी कभी ये याद रखिएगा कि कभी कभी आप लोग देखते होंगे कि ग्रुप डी के क्वेश्चंस में खास कर देखिएगा, कभी कभी यदि किस्मत अच्छा रहे तो यूनिट पर भी ध्यान दीजिएगा। ठीक है, अभी इसमें सारा यूनिट सेम दिया हुआ है इसलिए इसमें नहीं कर सकिएगा, लेकिन कभी कभी देखिएगा कि पहले क्वेश्चन बहुत सारे PYQ में क्या किया है कि यूनिट भी बहुत बड़ा मेंशन कर दिया, यूनिट से डायरेक्ट आंसर मार सकते हैं। ठीक है, जो निकालना रहे उसी का यूनिट दिया हुआ रहता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन एक सीधी श्रृंखला वाला संतृप्त हाइड्रोकार्बन है। संतृप्त हाइड्रोकार्बन, ठीक है, संतृप्त मतलब पूर्ण रूप से संतृप्त मतलब तृप्त हो, कौन सा है, ब्यूटेन, साइक्लोहेक्सेन कि प्रोपीन कि बेंजीन, तो कौन है जो संतृप्त हाइड्रोकार्बन है, ठीक है। मतलब संतृप्त हाइड्रोकार्बन मतलब जहाँ पे सिग्मा बॉन्ड ना हो, ठीक है, पाई बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड की आवश्यकता ना हो, तो इस प्रकार इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन ए ब्यूटेन हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मस्तिष्क का कौन सा भाग है जो मुख्य रूप से उच्च स्तरीय विचार प्रक्रियाओं और संवेदी जानकारी की जटिल व्याख्या के लिए उत्तरदायी है। रीढ़ की हड्डी, अग्रमस्तिष्क, अनुमस्तिष्क की ब्रेन स्टेम, तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा अग्रमस्तिष्क, ठीक है, अग्रमस्तिष्क जो होता है वो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मीथेन के लिए अणु में एक कार्बन परमाणु 4 हाइड्रोजन परमाणु से बंधा होता है। मीथेन का रासायनिक सूत्र क्या होता है, ये पूछा गया क्वेश्चन है, तो हम लोग जानते हैं क्या होता है, CH4 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्राकृतिक संसाधनों से, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मात्र 17% लड़के लोग इसका सही आंसर किए हैं, तो इस प्रश्न का सही आंसर फटाफट बताने की चेष्टा करें कि प्राकृतिक संसाधनों से मछली प्राप्त करने के तरीकों को क्या कहते हैं। प्राकृतिक संसाधनों से मछली प्राप्त करने के तरीकों को क्या कहते हैं, कल्चर फिशिंग, कैप्चर फिशिंग, फार्मिंग फिशिंग की कंपोजिट फिशिंग, तो क्या बोलते हैं, फटाफट आंसर कीजिए, क्या हो जाएगा। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा कि कैप्चर फिशिंग, क्या बोलते हैं जी, कैप्चर फिशिंग बोलते हैं, ऑप्शन बी हो जाएगा इस प्रश्न का सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दृष्टि दोष को ठीक करने के लिए चश्मे में लेंस का उपयोग किया जाता है। हम लोग जानते हैं कि चाहे दूर दृष्टि दोष हो या निकट दृष्टि दोष हो, हम लोग जानते हैं कि उसमें लेंस का उपयोग किया जाता है, ठीक है, लेंस का उपयोग किया जाता है, या दोनों लेंस में से किसी का उपयोग किया जाता है या तो दोनों का उपयोग किया जाता है, क्योंकि वे अर्थात लेंस जो है किस सिद्धांत पे काम करता है ये बताना है। आखिर हम लोग इस लेंस का उपयोग क्यों करते हैं, ठीक है, अवतल लेंस, उत्तल लेंस, लेंस का ही उपयोग क्यों करते हैं ये बताइए, ठीक है, लेंस का उपयोग हम लोग क्यों करते हैं इसके बारे में आप लोगों को आंसर करना है। क्या हो जाएगा इस प्रश्न का सही आंसर, तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा क्योंकि लेंस का जो सिद्धांत काम करता है वो अपवर्तन के सिद्धांत पे काम करता है। लेंस किस सिद्धांत पे काम करता है, तो अपवर्तन के सिद्धांत पे काम करता है, इसलिए किया जाता है उपयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जब किसी वस्तु के विस्थापन की दिशा 90 डिग्री पर लगाया जाता है, क्या है, विस्थापन की दिशा जो है 90 डिग्री पर लगाया जाता है, तो किया गया कार्य, हम लोग जानते हैं कार्य इज इक्वल टू अर्थात W इज इक्वल टू क्या होता है, FS cos थीटा, क्या होता है, FS cos थीटा, और एंगल दे दिया 90 डिग्री, तो cos 90 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, 0 होता है, इसलिए क्या हो जाएगा, वर्क इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, पूरा 0 हो जाएगा, और वर्क जब पूरा 0 हो जाएगा तो अर्थात क्या हो जाएगा, मतलब यहाँ पूछा गया कि तो किया गया कार्य क्या होगा, शून्य होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी पदार्थ को अपचयित मतलब रिड्यूस्ड कहा जाता है कब, कब कहेंगे कि किसी का अपचयित हुआ है, बोलता है वह ऑक्सीजन खोता है, ऑक्सीजन को खोएगा, ठीक है, अपचयन उपचयन पढ़े ना, उसी में है ये कि रिड्यूस्ड कब कहा जाता है, जब वह ऑक्सीजन को खोता है और हाइड्रोजन प्राप्त करता है। ऑप्शन बी है कि जब वह केवल हाइड्रोजन प्राप्त करता है, ऑप्शन सी है कि केवल ऑक्सीजन खोता है, ऑप्शन डी कि वह हाइड्रोजन खोता है और ऑक्सीजन प्राप्त करता है। तो रिड्यूस कब कहते हैं, फटाफट आंसर कीजिए, कि जब वह ऑक्सीजन को खोता है और हाइड्रोजन प्राप्त करता है, तो हम लोग बोलते हैं कि अपचयित हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 के साथ अभिक्रिया करता है, HCl जो है CaCO3 के साथ अभिक्रिया करता है, तो पूछा है कि कौन सी गैस निकलती है, तो कौन सी गैस निकलती है, फटाफट इस प्रश्न का सही आंसर दीजिए कि कौन सा गैस निकलेगी। आप लोग फटाफट इसका आंसर दीजिए, क्या हो जाएगा, कौन सा गैस निकलेगा, फटाफट आंसर कीजिए, क्या हो जाएगा। तो ये बना देता है, क्या चीज़ बना देता है, कैल्शियम क्लोराइड बना देता है, CaCl2 बना देगा, ठीक है, और प्लस जल के साथ क्या निकालेगा, जल के साथ कौन सा गैस निकालेगा, फटाफट आंसर कीजिए, कार्बन डाइऑक्साइड निकालेगा, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड निकालता है। तो इस प्रकार यहाँ पे कौन सी गैस निकलती है, तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सही विकल्प का चयन करें। बोलता है एथेनॉल की थोड़ी मात्रा से नशा होता है। ऑप्शन बी है कि कथन बी है कि शुद्ध एथेनॉल का सेवन स्वास्थ्य के लिए सुरक्षित होता है। क्या एथेनॉल जो होता है स्वास्थ्य के लिए सुरक्षित होता है? नहीं। हम लोग जानते हैं एथेनॉल की मात्रा से नशा होती है, ये बात सही है। तो जो नशा वाली चीज़ है स्वास्थ्य के लिए तो हानिकारक ही है। तो इस प्रकार इस प्रश्न का सही आंसर होगा कि कथन ए सही है और कथन बी गलत है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रक्त का कौन सा घटक जो है, रक्त का मतलब रक्त का ये सब सारे घटक हैं, रक्त के अंतर्गत ही जो जो पाया जाता है उसी को घटक बोलते हैं। प्लेटलेट्स, आरबीसी, प्लाज्मा, डब्ल्यूबीसी सब पाए जाते हैं। तो बोला गया कि रक्त का कौन सा घटक जो है मैट्रिक्स के रूप में कार्य करता है, मैट्रिक्स के रूप में कार्य करता है जिसमें कोशिकाएं निलंबित होती है। ठीक है, कोशिकाएं निलंबित होती है किसमें? तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा, फटाफट आंसर कीजिए कि किसमें कोशिकाएं निलंबित होती है। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, प्लाज्मा में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कोशिकांग, कोशिकांग इनमें से कोशिकांग नामक एक जेली में निलंबित होते हैं। एस्ट्रोमा, न्यूमेन, कोशिका द्रव्य की न्यूक्लियोप्लाज्मा। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा, फटाफट इस प्रश्न का सही आंसर कीजिए। तो क्या हो जाएगा, इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन सी, कोशिका द्रव्य। कोशिकांग जो होते हैं कोशिका द्रव्य नामक एक जेली से में निलंबित होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पौधों में निषेचन के बाद बताया जा रहा है कि पौधा में जब निषेचन होता है तो बीजांड जो होता है निम्न में से किस में विकसित हो जाता है। बीजांड किस में विकसित हो जाता है, बीज में, भ्रूण में, कि भ्रूणपोष में, कि फल में। तो बीजांड जो है वहीं से क्या बन जाता है, बीज बन जाता है। ठीक है, तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए, बीजांड बीज बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा गुण सबसे अच्छी तरह से बताता है कि ठोस पदार्थ का एक निश्चित आकार एवं आयतन होता है। आप लोग जानते हैं कि अवस्था जो होती है 5 प्रकार की होती है, लेकिन मुख्यतः 3 प्रकार के होता है। ठोस अवस्था जो होती है वो उसका निश्चित आकार एवं आयतन होता है। अब यहाँ पर बताना है कि किसके द्वारा आप कह सकते हैं कि ठोस जो होता है जिसका आयतन एवं आकार निश्चित होता है। तो ऑप्शन ए है कि कण एक निश्चित व्यवस्था में कसकर पैक होते हैं। ठीक है, ऑप्शन बी है कि कण बेतरतीब ढंग से व्यवस्थित होते हैं। ऑप्शन सी है कि कणों के बीच बड़े रिक्त स्थान होते हैं। बड़ा रिक्त स्थान तो होता नहीं है, बेतरतीब रिक्त से नहीं होता है। कण एक दूसरे से स्वतंत्र रूप से गति कर सकते हैं, ये भी नहीं होता है। ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही होता है, होगा कि कण एक निश्चित व्यवस्था में कसकर पैक होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गर्भावस्था के दौरान अल्ट्रासोनोग्राफी का उपयोग किस लिए किया जाता है। आप लोग सुनते होंगे गांव घर में या अपने गांव में भी कि अल्ट्रासाउंड करवाना है, अल्ट्रासाउंड करवाना, अल्ट्रासाउंड करवाना। वही चीज़ यहाँ पे है कि अल्ट्रासाउंड क्यों करवाया जाता है। शिशु के रक्त समूह का पता लगाने के लिए, माँ के वजन को मापने के लिए, माँ के दिल की धड़कन की जांच करने के लिए, जन्म दोषों का पता लगाने और शिशु के विकास की निगरानी करने के लिए, किसके लिए। तो इस प्रश्न का सही आंसर है कि जन्म दोषों का पता लगाने के लिए और शिशु के विकास की निगरानी करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मुकुलन द्वारा, मुकुलन के द्वारा प्रजनन कौन करता है। इसका पहले एक एग्जांपल आप लोग दीजिए फटाफट। पहले कौन करता है मुकुलन द्वारा प्रजनन, इसका एग्जांपल दीजिए। तो इसका एग्जांपल हो जाएगा क्या, हाइड्रा। ठीक है, हाइड्रा करता है मुकुलन के द्वारा। पूछा गया कि मुकुलन जो अलैंगिक प्रजनन है उसके द्वारा पौधे में कौन सी प्रक्रिया सीधे एक नए जीव के निर्माण में आरंभ करती है। फूलों से बीजों का विकास, नहीं, ये तो नहीं होगा। ऑप्शन बी होगा कि विभिन्न जीवों के युग्मकों का संलयन के द्वारा। ऑप्शन सी है कि ऊतकों में यादृच्छिक कोशिका मृत्यु के द्वारा। ऑप्शन डी कि एक विशिष्ट स्थल पर स्थानीयकृत बार बार कोशिका विभाजन। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, क्योंकि आप लोग जानते हैं मुकुलन जो है एक एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन सिस्टम के अंतर्गत आता है। इसमें होता क्या है कि एक नया जीव जो है जनक जीव के जनन संबंधी शारीरिक बिंदु से विकसित होता है। इसका एग्जाम्पल जो है हाइड्रा है, जो एक विशिष्ट स्तर पर स्थानीयकृत बार बार कोशिका विभाजन के कारण एक कली एक अतिवृद्धि के रूप में विकसित होता है। यह सुनिश्चित करता है कि नया जीव आनुवंशिक रूप से जनक के समान है। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्थिर परिस्थितियों में उग रहे मीठे, देखिए क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि स्थिर परिस्थितियों में सामान्य परिस्थितियों में उग रहे मीठे मटर के पौधों की एक बड़ी आबादी में निम्नलिखित में से कौन सबसे अच्छी तरह बताता है कि यौन प्रजनन के माध्यम से आनुवंशिक भिन्नता अभी भी उनके दीर्घकालिक अस्तित्व के लिए महत्वपूर्ण क्यों है। ठीक है, आनुवंशिक भिन्नता, ठीक है, जिसके कारण, जिसको हम लोग बोलते हैं विविधता हो रहा है, विविधता हो रहा है, वो दीर्घकालिक अस्तित्व के लिए ज़्यादा समय के लिए क्यों महत्वपूर्ण है ये बताना है। ठीक है, क्वेश्चन एकदम आसानी से समझिए कि क्या बोलता है और उसके बाद आंसर दीजिए। ठीक है, क्योंकि अब जो क्वेश्चन आता है वो डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आता है, आप कितनों बुक पढ़ के जाइएगा नहीं होने वाला है। आपका तभी होगा जब सीधा कॉन्सेप्ट आपके साथ पूरा क्लियर है और उसके बाद आप पूरा PYQ लगा के गए हैं, तभी होगा। इसलिए हम आप लोग से बार बार रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप लोग PYQ लगाइए। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए भिन्नता मीठे
ऑप्शन ए भिन्नता मीठे मटर के पौधे को क्रॉस परागण से बचने में मदद करती है, जिससे पैतृक वंश की शुद्धता बनी रहती है। ऐसा तो नहीं है। ऑप्शन बी आनुवांशिक भिन्नता भविष्य की पीढ़ियों में समान फूल के रंग और ऊंचाई को सुनिश्चित करती है। ऑप्शन सी है कि मीठे मटर में छिपे हुए अप्रभावी युग्म विकल्पी भविष्य के पर्यावरणीय तनाव के विरुद्ध प्रतिरोध प्रदान कर सकते हैं। ऑप्शन डी है कि मीठे मटर के पौधे अलैंगिक रूप से प्रजनन करने की तुलना में लैंगिक रूप से तेजी से प्रजनन करते हैं। ऐसा नहीं है। तो इस प्रश्न में सही आंसर जो है ऑप्शन सी हो जाएगा कि मीठे मटर में छिपे हुए अप्रभावी युग्म विकल्पी भविष्य के पर्यावरणीय तनाव के विरुद्ध प्रतिरोध प्रदान कर सकते हैं। ठीक है। इस प्रकार हम लोग अभी जो है वो 6 फरवरी जो शिफ्ट 1 में एग्जामिनेशन हुआ था वो टोटल 2500 क्वेश्चन देख लिए साइंस का। अब हम लोग देखते हैं जो 6 फरवरी 2026 को जो क्वेश्चन पूछा गया था सेकेंड शिफ्ट में, और इस दिन जो 6 फरवरी के दिन जो है 6 फरवरी के दिन मात्र 2 ही शिफ्ट में हुआ था एग्जामिनेशन। ठीक है। तो आगे क्वेश्चन है कि यदि कोई कण प्रत्येक 3 सेकेंड में 12 मीटर की दूरी तय करता है तो उसके दूरी समय ग्राफ की प्रवणता क्या है। तो सबसे पहले यहाँ पे वर्ड है जो प्रवणता, उसको समझना कि प्रवणता यदि पूछा है तो इसका मतलब क्या होता है। तो प्रवणता का मीनिंग होता है कि प्रवणता किसी वस्तु की चाल का एक भौतिक निरूपण है। ठीक है। मतलब प्रवणता को चाल का समझ सकते हैं आप। ठीक है। चाल समझ सकते हैं। और चाल बराबर होता क्या चीज़ है जी, तो दूरी बटा समय होता है। दूरी बटा समय होता है, इसलिए चाल बराबर दूरी बटा समय होता है। तो 12 मीटर मतलब इसका यूनिट भी क्या होता है, मीटर पर सेकेंड में होता है, इसलिए 12/3 करेंगे तो 4 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यदि किसी लेंस की शक्ति जो दिया हुआ है -4D है, तो लेंस के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य होगा ये बताना है। ठीक है। तो सबसे पहले लेंस की शक्ति इज इक्वल टू, आप लोग जानते क्या है कि P इज इक्वल टू 1/F होता है। ठीक है। P इज इक्वल टू जो होता है 1/F होता है। बोलता है कि यह 2.5 मीटर फोकस दूरी का एक उत्तल लेंस है। ऑप्शन बी है कि 25 सेंटीमीटर फोकस दूरी का यह एक उत्तल लेंस है। ऑप्शन सी है कि 0.44 मीटर फोकस दूरी का एक अवतल लेंस है। ऑप्शन डी है कि यह 25 सेंटीमीटर फोकस दूरी का एक अवतल लेंस है। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा, जाएगा मतलब कि जो है लेंस की शक्ति P और इसका जो मात्रक होता है डायप्टर में होता है, और हम लोग जानते हैं कि P इज इक्वल टू होता है 1/F। ठीक है। इसलिए आप यदि देखिएगा कि यदि आप लेते हैं कि अवतल लेंस का 25 सेंटीमीटर फोकस दूरी लेते हैं, दैट इज -25 सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करेंगे तो इसका क्या हो जाएगा, 25 इंटू 100 हो जाएगा, मतलब 0.25 इंटू कितना हो जाएगा, इंटू 100 हो जाएगा, मतलब 25/100/25 हो जाएगा। ठीक है। तो कितना हो जाएगा, यही हो जाएगा -4D। ठीक है। तो इस प्रकार इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वाष्पीकरण की दर को कौन सा कारक नहीं बढ़ाता। वाष्पीकरण की दर जो है कौन सा कारक नहीं बढ़ाता ये बताना है। सतह क्षेत्र में वृद्धि करेंगे तो मतलब वाष्पीकरण की दर बढ़ जाएगा। हवा की गति में वृद्धि होगा तब भी बढ़ेगा। तापमान में कमी होगा तब नहीं बढ़ेगा। और बोलता आर्द्रता में कमी होगा, आर्द्रता में वृद्धि यदि लिखता तब नहीं बढ़ता। ठीक है। लेकिन आर्द्रता में कमी हो रहा है तो क्या हो रहा है, आर्द्रता में कमी होने के कारण भी बढ़ेगा। तो इस प्रकार इस प्रश्न का सही आंसर तापमान में कमी। ठीक है। इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा तापमान में कमी के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जब किसी वस्तु और दूरी समय ग्राफ में, बोलता है जब किसी वस्तु का दूरी समय ग्राफ में बोलता है कि दूरी और समय ग्राफ में 0 है, एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है। ठीक है। और बोलता है दूरी समय ग्राफ में बोलता है कि वक्र रेखा होता, मतलब कि दूरी समय ग्राफ एक वक्र रेखा होता है, तो यह इंगित करता है कि जी वक्र रेखा मतलब इस प्रकार से है तो क्या इंगित करता है कि वस्तु एक स्थिर चाल के साथ आगे बढ़ रही है। ऑप्शन बी कि गति में कोई त्वरण नहीं है। ऑप्शन सी है कि वस्तु स्थिर है। ऑप्शन डी है कि वस्तु की चाल समय के साथ बदल रही है। तो वस्तु की चाल जो है समय के साथ बदल रही है, यही इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विखंडन आधारित मतलब खंड खंड में टूट जाना, ठीक है। विखंडन आधारित प्रजनन की प्रक्रिया के दौरान निम्नलिखित चरणों में से सही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। अर्थात विखंडन प्रक्रिया में ये सभी प्रक्रिया होते हैं, जो दिया गया है सारा प्रक्रिया होता है, लेकिन सबसे पहले कौन होता है, सबसे बाद होता है, ये बताना है इसका सही क्रम में। तो सबसे पहले कौन होता है, इनमें से सबसे पहले कौन हो जाएगा। तो सबसे पहले ऑप्शन देख लेते हैं, उसके बाद पहले तो पढ़ लीजिएगा ऑप्शन, उसके बाद ही पता कर पाइएगा कि कौन सा प्रक्रिया सबसे पहले होती है। तो पहला कि समसूत्री विभाजन द्वारा शरीर के खोए हुए अंगों की वृद्धि। ऑप्शन बी है कि शरीर फिलामेंट का टुकड़ों में टूटना। ऑप्शन सी है कि एक परिपक्व जीव स्वतंत्र रूप से रहता है। ऑप्शन डी है कि प्रत्येक खंड एक पूर्ण जीव के रूप में विकसित होता है। तो सबसे पहले होगा क्या कि विखंडन की प्रक्रिया में कि शरीर दैट इज फिलामेंट का टुकड़ों में टूटना, सबसे पहले वो टूटेंगे। उसके बाद क्या होगा, तो बोलता है कि समसूत्री विभाजन द्वारा शरीर के खोए हुए अंगों की वृद्धि होगी। और जब वृद्धि हो जाएगा उसके बाद क्या होगा कि प्रत्येक खंड एक पूर्ण जीव के रूप में विकसित होगा। और जब विकसित हो जाएगा तो क्या होगा, वह परिपक्व जीव स्वतंत्र रूप में रहना स्टार्ट कर देगा, ठीक है। तो इस प्रकार इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा ऑप्शन बी हो जाएगा, 2 1 4 3, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक पादप प्रजनन दो शुद्ध प्रजनन मटर के पौधों को क्रॉस कराता है। एक गोल बीज पैदा करता है और दूसरा झुर्रीदार बीज पैदा करता है, ठीक है। मेंडल के निष्कर्षों के आधार पर F1 पीढ़ी में सभी बीज किस फेनोटाइप को प्रदर्शित करेंगे। तो F1 पीढ़ी में सारे जो होंगे बीज वो गोल बीज होंगे, ठीक है। F1 टाइप में गोल बीज होंगे और क्या होगा, गोल बीज होगा। और यदि मतलब कि बड़ा या छोटा में क्या होगा, सभी मतलब लंबा या छोटा में कद में क्या होगा, तो लंबा ही होगा F1 पीढ़ी में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जब तांबे को हवा में गर्म करने पर ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कराई जाती है, जब तांबे को हवा में गर्म करने पर ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कराई जाती है, तो निम्न में से कौन सा उत्पाद सही ढंग से इसके रंग के साथ बनता है। जब तांबा को हवा में क्या करेंगे, हवा में गर्म करने पर ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कराई जाती है तो क्या हो जाता है, क्या बनता है। ऑप्शन ए कॉपर 2 ऑक्साइड, मतलब कॉपर ऑक्साइड बनता है भूरे रंग का, कॉपर ऑक्साइड बनता है लाल रंग का, कॉपर ऑक्साइड बनता है काले रंग का, कॉपर ऑक्साइड बनता है सफ़ेद रंग का। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा कि कॉपर ऑक्साइड बनेगा काले रंग का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी ऊर्जा किसी पिंड द्वारा उसकी स्थिति, आकृति और विन्यास के कारण धारण की जाती है। उसकी किस काची के बारे में बता रहा है, स्थिति, आकृति और विन्यास के कारण कौन सी ऊर्जा, गतिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा, उष्मा ऊर्जा कि पेशीय ऊर्जा। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा, इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा, स्थितिज ऊर्जा हो जाएगा, ऑप्शन सी। क्योंकि स्थितिज ऊर्जा का जो डेफिनेशन होता है कि स्थितिज ऊर्जा के अंतर्गत क्या होता है, स्थिति, आकृति या विन्यास के कारण संग्रहित ऊर्जा के रूप में परिभाषित किया जाता है, ठीक है। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा, स्थितिज ऊर्जा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एपिस फ्लोरा का सामान्य नाम क्या है। एपिस फ्लोरा आप देखिए यहाँ पे मधुमक्खी ही तो है, ठीक है। हम लोग समझ गए कि जैसे सारा ऑप्शन में मधुमक्खी है, तो हम लोग समझ गए कि एपिस फ्लोरा दैट इज मधुमक्खी का ही सामान्य नाम है। अब तो किस मधुमक्खी का सामान्य नाम है ये बताना है। ऑप्शन ए एशियाई मधुमक्खी का, ऑप्शन बी बौनी मधुमक्खी का, ऑप्शन सी छोटी मधुमक्खी का, ऑप्शन डी विशाल मधुमक्खी का। इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी छोटी मधुमक्खी का। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जब ध्वनि स्रोत के कंपन की आवृत्ति बढ़ती है तो परिणामी ध्वनि में क्या होगा। जब आवृत्ति बढ़ेगा तो ध्वनि क्या होगा, सो बताना है कि उसका परिणाम ध्वनि में क्या होगा, बढ़ेगा कि घटे, मतलब उसके छोटा आयाम होंगे कि निम्न तारत्व होगा कि निम्न प्रबलता होगा कि उच्च तारत्व होगा। तो उसका क्या होगा, उच्च तारत्व होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन किसी तत्व के द्रव्यमान संख्या को सही ढंग से बताता है। द्रव्यमान संख्या, ठीक है, द्रव्यमान संख्या को सही ढंग से बताता है तो कौन हो जाएगा, द्रव्यमान संख्या को, ठीक है, कौन सही ढंग से बताता है। इस प्रश्न का सही आंसर दीजिए तो क्या हो जाएगा, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के योग को हम लोग बोलते हैं क्या, द्रव्यमान संख्या, ठीक है। द्रव्यमान संख्या और परमाणु संख्या बोलते हैं प्रोटॉन की संख्या को, ठीक है। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा इस प्रश्न का सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जब कोई वस्तु किसी द्रव्य में डूबी होती है,
जब कोई वस्तु जो है किसी द्रव में डूबी होती है तो उसके द्वारा अनुभव किए जाने वाले उत्प्लावन बल के बारे में निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य हैं। आपको उत्प्लावन बल के बारे में बतलाना है कि जब कोई द्रव्य में कोई वस्तु उल्टा डूबा हुआ होता है तो वहाँ पे उत्प्लावन बल काम करता है, ये आप लोग जानते हैं। और इसको कौन देने वाले थे, आर्किमिडीज। ठीक है, तो आप लोगों को यहाँ पे बतलाना है कि उत्प्लावन बल के बारे में कौन से कथन सत्य हैं। पहला कथन है कि जब सभी वस्तुएं किसी द्रव में डूब जाती है तो उत्प्लावन बल का अनुभव करती है। ऑप्शन बी है कि इस उत्प्लावन बल का परिमाण द्रव के घनत्व पर निर्भर करता है। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा, फटाफट इस प्रश्न का सही आंसर दीजिए। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा दोनों, कि जब सभी वस्तुएं किसी द्रव में डूब जाती है तो वो जो वस्तु होता है वो जो होता है वे उत्प्लावन बल का अनुभव करती है और इस उत्प्लावन बल के परिणाम स्वरूप द्रव के घनत्व पर निर्भर करती है। इस प्रकार इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा, दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बच्चे के जन्म और महिलाओं के स्वास्थ्य के लिए निम्नलिखित में से क्या सबसे महत्वपूर्ण है। बच्चे के जन्म के लिए और महिला के स्वास्थ्य के लिए सबसे इम्पोर्टेंट क्या है इनमें से। बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। ऑप्शन ए कि बहुत अधिक कैफीन का सेवन करना चाहिए, ऑप्शन बी मतलब भोजन छोड़ना चाहिए, ऑप्शन सी है कि उचित आहार एवं प्रसव पूर्व देखभाल, ऑप्शन डी रोजाना धूम्रपान। तो इसका आसानी से आंसर कर सकते हैं, क्या हो जाएगा, इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी कि उचित आहार लेना चाहिए और प्रसव से पूर्व पूरा देखभाल करते रहना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक अभिक्रिया जिसमें दो आयनिक यौगिकों का धनात्मक और ऋणात्मक आयन दो नए यौगिक बनाने के लिए स्थान का विन्यास करते हैं, इसका एक उदाहरण कौन सा है। ठीक है, इसका एक उदाहरण कौन सा है। ऑप्शन ए विस्थापन अभिक्रिया, ऑप्शन बी अपघटन अभिक्रिया, ऑप्शन सी द्विविस्थापन अभिक्रिया, ऑप्शन डी संयोजन अभिक्रिया। तो यहाँ पे क्वेश्चन ये कहा गया कि दो आयनिक यौगिकों का धनात्मक और ऋणात्मक आयन दो नए यौगिक बनाने के लिए, मतलब दो नए यौगिक बना रहे हैं, अर्थात द्विविस्थापन हो रहा है और इसीलिए इस प्रश्न का सही आंसर द्विविस्थापन अभिक्रिया हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानव में श्वसन के दौरान वायु का मार्ग जो है, इस प्रकार से क्वेश्चन बहुत सारा पूछता है कि देखिए ये जो है श्वसन मार्ग से, मतलब श्वसन से क्वेश्चन पूछा गया है, कभी कभी पाचन तंत्र से क्वेश्चन पूछा जाएगा, बहुत सारे चीज से क्वेश्चन पूछा जाता है। ये सारा कॉन्सेप्ट क्लियर कर लीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये बतलाना है कि मानव में श्वसन के दौरान वायु का मार्ग निम्नलिखित में से कौन सा सही ढंग से दर्शाता है। कौन है जो सही ढंग से दर्शाता है, ये आप लोगों को बतलाना है। इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा, इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए नाथुने, ग्रासनली, हृदय, फेफड़े, ऑप्शन बी नाथुने, गला, फेफड़े, कुपिकाएं, ऑप्शन सी मुंह, आमाशय, फेफड़े, कुपिकाएं, ऑप्शन डी मुंह, हृदय, फेफड़े, डायफ्राम। तो सबसे पहले श्वसन के दौरान वायु का मार्ग बताना, तो सबसे पहले वो नाक से अर्थात नाथुने से, फिर गला में जाती है, फिर फेफड़े में जाता है, फिर कुपिकाएं में जाता है। इस प्रकार इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, हृदय में जाकर फेफड़े में नहीं जाता है। ठीक है, इस प्रश्न का सही आंसर नाथुने, गला, फेफड़े और कुपिकाएं होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दाएं हाथ के अंगूठे के नियम के अनुसार, मतलब दाएं हाथ के नियम के अनुसार बोलता है यदि हमारे दाहिने हाथ के अंगुली का घुमाव चुंबकीय क्षेत्र को दर्शाता है, मतलब अंगुलियों का घुमाव जो है, जैसे मतलब कि अंगुलियों का जो घुमाव है, ठीक है, अंगुलियों का घुमाव जो है ये तीनों अंगुली का जो घुमाव है, ठीक है, और एक ये और एक ऊपर साइड, ठीक है, तो इस प्रकार से बनती है। और यदि इस प्रकार से बोलता है अंगुलियों का घुमाव जो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बताता है, तो हमारे दाहिने हाथ के अंगूठा किस भौतिक राशि की दिशा में संरेखित होते हैं, मतलब कि अंगूठा किसको बतला रहा है, ये बतलाना, क्या बतलाता है अंगूठा, क्या बतलाता है ये बताना आपको। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा, अंगूठा बतलाता है कि चालक के प्रवाहित होने वाली धारा की दिशा को बतलाता रहता है, धारा की दिशा को बतलाते रहता है कौन, अंगूठा। ठीक है, दाएं हाथ के नियम में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि धातुएं आमतौर पर ऊष्मा की अच्छी चालक होती हैं। ठीक है, धातुएं जो है आमतौर पर ऊष्मा की सबसे अच्छी चालक होती है, निम्नलिखित में से कौन इसका अपवाद है कि अच्छा चालक नहीं होता, पारा, लोहा, एल्युमिनियम, तांबा। तो हम लोग जानते हैं इसका आंसर क्या हो जाएगा, पारा हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गॉल्जी उपकरण में होने वाले कौन सी प्रक्रिया संश्लेषण में उसकी भूमिका को दर्शाती है, ये बताना है। ठीक है, कौन सी प्रक्रिया जो है उसकी गॉल्जी उपकरण में होने वाली प्रक्रिया में संश्लेषण की भूमिका दर्शाती है। राइबोसोम में न्यूक्लिक अम्ल का संश्लेषण, ऑप्शन बी है
ऑप्शन बी है क्या ऑप्शन बी है कि सरल शर्करा से जटिल शर्करा का निर्माण। ऑप्शन सी है प्रासरण द्वारा जल का अवशोषण। ऑप्शन डी है प्रोटीन का अमीनो एसिड में रूपांतरण या अमीनो अम्ल में रूपांतरण। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा, फटाफट इस प्रश्न का सही आंसर दीजिए, क्या हो जाएगा इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा, फटाफट आंसर कमेंट कीजिए। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा कि सरल शर्करा से जटिल शर्करा का निर्माण। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक विषमांगी मिश्रण है। विषमांगी मिश्रण किसे कहते हैं जी, फटाफट आंसर कीजिए। जो आप लोग डिफिनेशन जान रहे होंगे वो आसानी से इसका आंसर कीजिएगा। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा, फटाफट इस प्रश्न का सही आंसर कीजिए, क्या हो जाएगा इस प्रश्न का सही आंसर कीजिए फटाफट। क्या हो जाएगा कि विषमांगी मिश्रण किसे कहते हैं, फटाफट आंसर कीजिए। ऑप्शन ए शर्करा का विलयन, ऑप्शन बी नमक का विलयन, ऑप्शन सी हवा, ऑप्शन डी रेत और पानी। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा, रेत और पानी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 20 नंबर क्वेश्चन है कि कौन सा नियम चुंबकीय क्षेत्र में रखे गए धारावाही चालक पर कार्य करने वाले बल की दिशा की पहचान करने में मदद करता है। ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र में रखे गए धारावाही चालक पर कार्य करने वाले बल की दिशा की पहचान करता है ओम के नियम, मैक्सवेल का कॉर्क स्क्रू नियम, दाएं हाथ का अंगूठा नियम। ऑप्शन डी है कि फ्लेमिंग का बाएं हाथ का नियम। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा, फटाफट इस प्रश्न का सही आंसर दीजिए कि क्या हो जाएगा। इस प्रश्न का सही आंसर दीजिए कि क्या इस प्रश्न का सही आंसर होगा, फटाफट इस प्रश्न का आंसर दीजिए, क्या हो जाएगा। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा कि फ्लेमिंग के वामहस्त का नियम। ठीक है, फ्लेमिंग के वामहस्त का नियम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी राजस्थान भारत में पारंपरिक जल संचय विधि है। मतलब कि राजस्थान में कौन सा है जो भारत की पारंपरिक जल संचय विधि है, हैंडपंप, बोरवेल की जोहड़ की चेक डैम। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा कि वहाँ की जो पारंपरिक जल संचय विधि जो है वो जोहड़ है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक संयोजन अभिक्रिया, संयोजन वियोजन कल ही बताए थे कि संयोजन जिसमें संयोजित हो जाता है। ठीक है, तो इसमें इस प्रश्न में सही आंसर क्या हो जाएगा, संयोजन अभिक्रिया का इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अर्थात A+B बन जाएगा क्या उत्पाद, AN2B बनेगा। वियोजन में क्या होता है कि AN2B बनता क्या है, A+B बनता है। ठीक है, तो इस प्रकार इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लोहे में जंग लगने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति आवश्यक है। जब लोहा में हम लोग जानते हैं कि जंग लगता है, ठीक है, उसको जानते हैं कि गैल्वेनीकरण के द्वारा उसको हटाया भी जाता है। लेकिन आप लोग ये बताइए कि कौन सा जो तत्व है, कौन सा जंग लगने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति आवश्यक होनी चाहिए, किस प्रकार की स्थिति होगी तभी लोहा में जंग लगेगा। तो ऑप्शन ए है कि कार्बन डाइऑक्साइड की उपस्थिति, ऑप्शन बी कि केवल पानी की उपस्थिति, ऑप्शन सी कि ऑक्सीजन और पानी दोनों की उपस्थिति, ऑप्शन डी केवल ऑक्सीजन की उपस्थिति। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा कि ऑक्सीजन और पानी दोनों की उपस्थिति होगा तभी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वह प्रक्रिया जिसके द्वारा नेत्र लेंस निकट या दूर की वस्तुओं पर ध्यान केंद्रित करने के लिए अपनी फोकल लंबाई बदलता है, क्या कहलाती है। जो अपनी फोकल लंबाई बदलता है, बोलता है कि वह प्रक्रिया का नाम बताना है, वह प्रक्रिया का नाम बताना जिसके द्वारा नेत्र लेंस जो है, नेत्र में जो लेंस हैं वो निकट या दूर की वस्तुओं पर ध्यान केंद्रित करने के लिए अपनी फोकल लंबाई फोकल लंबाई को बदलता है। उस क्रिया को क्या कहते हैं, तो उस क्रिया को बोलते हैं अस्मंजन। क्या बोलते हैं, ऑप्शन सी अस्मंजन कहते हैं। ठीक है, तो आज जो है इसमें 25 में 24 क्वेश्चन ही टाइपिंग हुआ था, एक क्वेश्चन कैलकुलेशन वाला टाइपिंग नहीं हो पाया। ठीक है, तो इस प्रकार जो हम लोग हैं, आज हम लोग 6 फरवरी का जो एग्जामिनेशन हुआ था ग्रुप डी का, वो सारा प्रश्न हम लोग देख लिए हैं 2 वीडियो में। कल से कोशिश करेंगे कि सिंगल वीडियो ही डालें, क्या है कि वीडियो जो है वो लंबा हो जा रहा है। ठीक है, सिंगल ही वीडियो डालेंगे, मतलब एक दिन में लगभग कोशिश करेंगे जो तीनों शिफ्ट का एग्जामिनेशन हुआ तीनों डाल देंगे, एक सुबह, एक शाम, एक दोपहर में। ठीक है, धन्यवाद। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।